आज हम इंटरनेट के सबसे बड़े और सबसे डार्क राज से पर्दा उठाएंगे, द इल्यूमिनाटी म्यूजिक एंड हॉलीवुड कंट्रोल। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, आज हम उन रियल फेसेस को सामने लाएंगे जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग स्टार्स हैं। कैटी पेरी, सैम स्मिथ, कान्ये वेस्ट एंड माइकल जैक्सन कि दुनिया के हर बड़े पॉप स्टार के वीडियो में एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, विच इज इल्यूमिनाटी सिंबल्स, द वन सीइंग आई। क्या आप सो रहे हैं? मैं रात में सोने वाले सोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ खुली आंखों से सोने की। जी हाँ, तो लास्ट के 4 एपिसोड्स में हमने बात करी थी कई सारे अंधेरे दरवाजों को खोला। हमने पहले एपिसोड में बात करी थी एडम वेशॉफ्ट की सीक्रेट सोसाइटी की। सेकंड एपिसोड में मैंने बात करी थी कि वो कैसे हमारे पैसों को कंट्रोल करता है, हमारी मनी को कंट्रोल करता है, हमें मेंबर्स बनाता है। थर्ड एपिसोड में मैंने बात करी थी ल्यूसीफर की, जो इल्यूमिनाटी का भगवान है। और चौथे एपिसोड जो रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है, उसमें मैंने बात करी थी कि कैसे एआई ने हमें डिजिटल प्रिजन में बंद करा हुआ है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, और वो सवाल है कि आप उस एआई की जेल में खुशी खुशी कैसे जा रहे हैं? आखिरकार आप उस मैट्रिक्स को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? रुकिए, मैं बताती हूँ। एक्चुअली आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। कैसे? एक बहुत ही चमचमाते हुए इल्यूजन के साथ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉलीवुड और ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री। आज हम इंटरनेट के सबसे बड़े और सबसे डार्क राज से पर्दा उठाएंगे, द इल्यूमिनाटी म्यूजिक एंड हॉलीवुड कंट्रोल। ये सारी बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ साथ मेरी खुद की क्या राय है और मैंने जितना भी रिसर्च किया है उसके आधार पे आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस एपिसोड के लास्ट तक, ये जानने के लिए कि कैसे इल्यूमिनाटी हॉलीवुड को भी कंट्रोल कर रहा है। आज के एपिसोड में हम आगे बात करेंगे उन सबलिमिनल मैसेजेस की जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, आज हम उन रियल फेसेस को सामने लाएंगे जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग स्टार्स हैं। कैटी पेरी, सैम स्मिथ, कान्ये वेस्ट एंड माइकल जैक्सन। हम आपको असली फुटेजेस दिखाएंगे कि कैसे वो इल्यूमिनाटी के साइंस, उनके सिंबल्स और उनके कहे हुए तरीके अपनी म्यूजिक वीडियोस में, अपने लाइव शो में दिखाते हैं। आज हम उन ग्लिचेस को भी क्लियर करेंगे और बताएंगे उनके हैंडलर्स का सच। क्या बड़े स्टार सच में अपनी रूह का सौदा करते हैं या फिर असलियत कुछ और है, उनके पीछे कोई और डार्क ट्रुथ है? वेलकम टू द 5th पार्ट ऑफ रियल मूवी दीपिका। वेलकम टू द हॉलीवुड। यूट्यूब एल्गोरिदम और सोशल मीडिया पर एक चीज जो सबसे ज्यादा वायरल होती है वो है इल्यूमिनाटी सिंबल्स इन म्यूजिक वीडियोस। लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो बस आर्ट है, डिजाइन है, पर क्या सच में ये सिर्फ इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है कि दुनिया के हर बड़े पॉप स्टार के वीडियो में एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, विच इज इल्यूमिनाटी सिंबल्स, द वन सीइंग आई। ये जो आपने अभी क्लिप देखी है कैटी पेरी की द डार्क हॉर्स, इस गाने की पूरी थीम पिरामिड के ऊपर बनाई गई है। मतलब आप पूरे गाने में देख सकते हैं इस वीडियो को यूट्यूब पर 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन इस वीडियो के एग्जैक्टली अंदर क्या है? आई ऑफ हॉरर्स, पिरामिड्स, इजिप्शियन मैजिक, और वीडियो के एक सीन में कैटी पेरी एक आदमी को जलाकर खत्म कर देती है जिसके गले में अल्लाह, गॉड का एक पेंडेंट पहना हुआ था। बाद में इस बात पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होने लगी, तो इस लॉकेट को डिजिटल तरीके से हटा दिया गया था।
ये वो बातें हैं जो शायद आपको बहुत ही रेयर सुनने को मिलेगी। अब नेक्स्ट, इसके अलावा आप सैम स्मिथ की 2023 की ग्रैमीज की लाइव परफॉर्मेंस देख लीजिए। गाना था अनहोली, आप सबने सुना होगा, आई गेस सबका फेवरेट होगा। मुझे भी गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरी स्टेज का कलर रेड था। सैम स्मिथ ने सिर पर शैतानी सींग डेविल हॉर्न्स पहने थे और उनके पीछे बैकअप डांसर्स पिंजरों में, केजेस में बंद थे। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई हिडन मैसेज नहीं था, इवन ये तो सीधे सैटानिक रिचुअल्स का टेलीकास्ट था। आप YouTube पर जाकर इसके पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और आपको अब मेरे इस पॉडकास्ट के बाद, इस बातों को सुनने के बाद, उसको देखने का शायद नजरिया भी बदल जाएगा। इसे ऑलरेडी करोड़ों बच्चे देख चुके हैं। सोचिए क्या असर पड़ा होगा उनके दिमाग पे। सब लोग इविल्स को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और यही तो मकसद है इल्यूमिनाटी का। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ द वीकेंड की सुपर बाउल परफॉर्मेंस में द फॉलन एंजल का थीम था। लिल नेस एक्स के मॉन्टिरो वीडियो में वो सीधे नर्क, हेल में जाकर डायरेक्ट शैतान सैटन के साथ डांस करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टार्स ये सारा कुछ खुद बैठकर डिजाइन करते हैं? वो खुद बोलते हैं कि मेरी गाने की थीम ये सैटन रहेगी, इविल रहेगी, रेड रहेगी या एंड ऑल, जो भी आपने अभी लास्ट क्लिप्स में देखा और जो मैंने आपको बताया? नहीं, इनके पीछे बड़े बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर्स और लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर आपने मेरी पार्ट 4 इल्यूमिनाटी एआई वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था एआई और एल्गोरिदम के बारे में। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और मेरी इल्यूमिनाटी सीरीज से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये लेवल्स एक्चुअली उसी एआई डेटा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि शॉक वैल्यू, सैटनिज्म और डार्क सिंबोलिज्म से लोगों के दिमाग में डोपामाइन रश होता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। वो इविल और डार्कनेस को कूल, फैशनेबल और एस्थेटिक बनाते हैं। आपने आजकल के बच्चों को देखा ही होगा ना, इस तरह के गानों पे वो खुद भी वही एक्टिंग करते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और उसे अपना कूल फैशन मानते हैं। तो वही तो वो करना चाह रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो भी चुके हैं काफी हद तक। और उनका यही मकसद है कि असली कंट्रोल जब आए तो लोगों के दिमाग उसे खुशी खुशी पूरी तरह से अपना ले। तो आपने देखा, वो सिंबल्स सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो एक लैंग्वेज है जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं समझता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सुपरस्टार्स जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, क्या वो वाकई इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? या फिर कहानी इससे ज्यादा गहरी और खौफनाक है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्टार्स अपनी मर्जी के मालिक ही नहीं है? क्या होगा अगर उनकी हर मुस्कान, उनका हर गाना, यहाँ तक कि उनकी हर एक सांस किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही है? तो चलिए अब उस अंधेरी सुरंग में चलते हैं जहाँ इंसान को मशीन बनाया जाता है। अब बात करते हैं और भी ज्यादा सस्पेंस की, MK अल्ट्रा और ग्लिचेस की। मैं देखकर दुनिया के होश हो गए। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है? पर्सोना, मुखौटा। लेकिन कभी कभी ये मुखौटा इतना भारी हो जाता है कि असली इंसान भी इसके नीचे दबकर मर जाता है। यहाँ में बात करनी होगी MK अल्ट्रा की। तो 1950 के दशक में CIA ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा नाम का एक प्रोग्राम चलाया था। इसका मकसद था माइंड कंट्रोल, इंसानी दिमाग को तोड़कर उसे एक आज्ञाकारी रोबोट बनाना। इसके लिए टॉर्चर और सेंसरी डिप्रिवेशन का इस्तेमाल किया गया। आज कॉन्स्पिरेसी की दुनिया में इसे मोनाश प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सबसे बड़ी केस स्टडी है बियॉन्से। उन्होंने खुलेआम एक इंटरव्यू में बोला था कि 2003 में उनके क्रेजी इन लव सॉन्ग के बाद स्टेज पर उनकी जगह साशा फियर्स नाम की शक्ति ने ले ली थी। मतलब वो खुद कह रही थी, जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ।
I knew the dance. I knew about the pumps. I saw all of that in my head before it happened. And it's great when शाशा मेरा कंट्रोल ले लेती है। लोग इसे ऑल्टर ईगो कहते हैं, लेकिन अगर आप सिंबोलिज्म देखेंगे तो ये डिसोसिएशन का लक्षण है, जहाँ एक कलाकार का असली व्यक्तित्व, ओरिजिनल पर्सनैलिटी सदमे या प्रेशर की वजह से पीछे हट जाती है, या मैं कहूँ कि खत्म हो जाती है, और एक प्रोग्राम्ड पर्सनैलिटी हम सबके सामने आ जाती है। यही पैटर्न हमें निकी मिनाज में दिखता है, जिन्होंने रोमांस जोलांस्की नाम की एक हिंसक और डरावना व्यक्तित्व बनाया। एमिनेम ने स्लिम सैडी के जरिए अपने डार्क साइड को ग्लोरीफाइड किया। सवाल फिर से यही है कि क्या ये सब कलाकार अपनी मर्जी से ये सब करते हैं, या उनके हैंडलर्स उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव और कंट्रोवर्शियल बन सके। अब बात करते हैं उन डरावने ग्लिचेस की। अक्टूबर 2022 में लॉस वेगास की एक कॉन्सर्ट के दौरान केटी पेरी की दाईं आंख अचानक अपने आप बंद होने लगी। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया हो। इंटरनेट पर इसे क्लोनिंग ग्लिच कहा गया। लेकिन अगर हम फैक्ट देखें तो मोनाज प्रोग्रामिंग के शिकार लोगों में आईलिड ट्विचेस और फेशियल स्पैम्स बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जो अत्यधिक मानसिक तनाव और न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमास की वजह से होते हैं। जब हम इन स्टार्स को लाइव टीवी पर फ्रीज होते हुए देखते हैं, जैसे 1982 में एक न्यूज एंकर एल रॉकर, या हाल ही में कई सेलिब्रिटीज के साथ हुआ है, तो हमें लगता है कि ये कोई भूतिया घटना है, लेकिन असल में ये ट्रिगरिंग का नतीजा है। इल्यूमिनाटी के ये पपीटर्स अपने कलाकारों को कुछ खास शब्दों या सिग्नल्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं, और जब ये सिग्नल्स गलत मिल जाते हैं तो आर्टिस्ट का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये इंसान नहीं, ये इल्यूमिनाटी की बनाए हुए लिविंग डॉल्स हैं। सुनने में ये सब कितनी साइंस या फिक्शन जैसा लग रहा होगा ना। माइंड कंट्रोल, प्रोग्रामिंग, ग्लिचेस। आप शायद सोच रहे होंगे कि दीपिका, ये सब तो इतने अमीर लोग हैं, तो ये लोग भाग क्यों नहीं जाते, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर ये सब कुछ करना नहीं चाहते तो यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। इल्यूमिनाटी का पिंजरा कोई लोहे का पिंजरा नहीं है, बल्कि वो एक डिजिटल ट्रैप है, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का बना हुआ पिंजरा। और इस पिंजरे के बाहर खड़े होते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया हैंडलर्स कहती है। ये वो शेडोज हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी घुटनों पर ले आती है। अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने इस सिस्टम से लड़ने की जरूरत की और यकीन मानिए उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए देखते हैं माइकल जैक्सन और कान्ये वेस्ट जैसे दिग्गज कलाकारों का वो सच जो मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। जब कोई स्टार बहुत बड़ा बन जाता है तो उसके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन आजादी जीरो होती है। हर बड़े स्टार के साथ एक हैंडलर होता है। ये लोग बॉडीगार्ड, डॉक्टर या मैनेजर के रूप में उनके साथ रहते हैं, लेकिन इनका असली काम होता है किसी भी आर्टिस्ट को लाइन पर रखना। और जो स्टार और जो आर्टिस्ट इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उनका हाल इतना बुरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे ताज़ा और डरावना उदाहरण है कान्ये वेस्ट। 2022 में कान्ये ने दुनिया के सामने अपने हैंडलर को एक्सपोज किया। उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर हार्ली पेस्नर के भेजे हुए मैसेजेस सारे के सारे मीडिया पर दिखाए। उन मैसेजेस में लिखा था, मैं तुम्हें दोबारा ज़ॉम्बीलैंड भेज दूंगा, तुम्हें इतनी दवाइयां दी जाएंगी कि तुम दोबारा होश में आ नहीं पाओगे। अब जरा सोचिए, जो इंसान पूरी दुनिया का आइकन है वो अपनी टीम से डरा हुआ है। इस पूरे इंटरव्यू में कान्ये ने पूरा सब कुछ बताया है मीडिया के सामने। कान्ये ने बार बार कहा कि हॉलीवुड में हर बड़े स्टार का एक हैंडलर है जो उसके जरिए कंट्रोल करता है। अब कान्ये ने द मैट्रिक्स के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए गए और उन पर मेंटल इलनेस का लेबल लगा दिया गया। लेकिन कान्ये से पहले भी एक और दिग्गज कलाकार माइकल जैक्सन इसका एग्जाम्पल रहे हैं। 2002 में माइकल न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल गए थे। उन्होंने सोनी म्यूजिक के हेड टॉमी मोटोला को डेविल और रेसिस्ट कहा था। इस पूरे इंटरव्यू में देखिए ये सब वो क्या बोल रहे हैं एक स्टेज पर खड़े होके। The tradition of great
performers from, and I really want you to hear what I have to say, the tradition of great performers from Sammy Davis Jr. to James Brown to Jackie Wilson to Fred Astaire. माइकल ने कहा था कि म्यूजिक लेबल्स कलाकारों का खून चूसते हैं और उनके गानों के अधिकार उनसे छीन लेते हैं। उन्होंने वार्निंग दी थी कि इंडस्ट्री उन्हें पागल साबित करने की कोशिश करेगी और ठीक वैसा ही हुआ। माइकल पर ऐसे इल्जाम लगाए गए जिन्होंने उनकी इमेज को मिट्टी में मिला दिया था उस टाइम। जिस दिन माइकल ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई उस दिन उनके डेथ वारंट पर साइन हो गए थे। 2009 में उनकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, या कह सकते हैं कि उन्हें मरवा दिया गया, और वो भी उनके दिस इज इट टूर से पहले। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। And Sony being a उन्होंने सीधे सीधे अपने इंटरव्यू में बताया है कि सोनी को अब मैं ओन करूँगा 50% शेयर्स के साथ। ये बात सोनी की इमेज को मिट्टी में मिला रही थी उस टाइम, तो डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 13 सालों तक उन्हें कंजर्वेटरशिप के नाम पर कैद रखा गया। उन्हें अपनी मर्जी से कॉफी पीने या शादी करने तक की आज़ादी नहीं थी। उनके फादर जो उनके हैंडलर थे, उनके हर पैसे और हर कदम को कंट्रोल करते थे। ये कोई परिवार का झगड़ा नहीं था, ये इल्यूमिनाती का एक स्लेवरी मॉडल था जिसे दुनिया के सामने लीगल बनाकर पेश किया गया था। जब आर्टिस्ट इस सिस्टम के लिए प्रॉफिट बनाना बंद कर देते हैं या सच बोलने लगते हैं तो सिस्टम उन्हें पागल घोषित कर देता है या फिर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता है। जब हम इन बगावत करने वाले सितारों की दास्तान सुनते हैं तो समझ आता है कि आजादी की कीमत कितनी भारी हो सकती है। हॉलीवुड में एक पुरानी कहावत है, इफ यू कांट कंट्रोल देम डिलीट देम। मतलब कि अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें खत्म कर दो, मिटा दो। लेकिन मिटाने का तरीका हमेशा गोली मारना नहीं होता। कभी कभी उन्हें अपने ही डिप्रेशन और नशे के बोझ तले दबा दिया जाता है और फिर जन्म होता है एक ऐसी मिस्ट्री का जिस दुनिया द 27 क्लब कहती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग एक ही उम्र के दायरे में दम तोड़ देते हैं, या फिर ये उस रूह के सौदे की आखिरी किश्त है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है? दिल थाम लीजिए क्योंकि अब हम बात करेंगे उस ब्लड सैक्रिफाइस की जिसके निशान आज भी हॉलीवुड के चमकते फर्श पर बिखरे हुए हैं। हॉलीवुड में एक बहुत ही डरावना जमूला मशहूर है, टू बी एट द टॉप यू मस्ट पे द प्राइस। मतलब ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी ये कीमत केवल आजादी नहीं बल्कि जान होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं द 27 क्लब की, एक ऐसा क्लब जिसके सदस्य दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी मौत ठीक 27 साल की उम्र में होनी चाहिए। जिमी हेंड्रिक्स, जेनिस जॉपलिन, जिम मॉरिसन, कर्ट कोबेन, एमी वाइनहाउस, इन सब में क्या समानता थी? Tonight, the gifted singer Amy Winehouse found dead in her London home. She was just 27. With us today, Jim Morris, 27 years old, lead singer. ये सब अपने समय के सबसे बड़े स्टार्स थे और ये इस सिस्टम के खिलाफ थे, और ये सब ठीक 27 साल की उम्र में बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए। क्या ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस है या ये इल्यूमिनाटी के ब्लड सैक्रिफाइस का कोई हिस्सा है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी रूह का सौदा करता है तो उसे एक डेडलाइन दी जाती है। जब उसका काम, जो कि लोगों को गुमराह करना या सिंबलिज्म फैलाना है, पूरा हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है अपनी जिंदगी से। एमी वाइनहाउस के केस को देख लीजिए। उनकी मौत से पहले उनकी वीडियो में मौत के साइंस भरे हुए थे। उनके आखिरी कॉन्सर्ट में वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो रो रही थी, लेकिन उनके मैनेजर्स उन्हें बार बार स्टेज पर भेज रहे थे। वो उनको नॉर्मल फील नहीं करा रहे थे। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता था कि एमी की मौत के बाद उनकी गानों की सेल 1000% बढ़ जाएगी। आज भी एमी वाइनहाउस का परिवार और लेबल्स उनके नाम से करोड़ों कमा रहे हैं। अभी फिलहाल के सालों में ही मैक मिलर और एविसी की मौत ने भी कई सवाल उठाए हैं। एविसी ने अपनी मौत से पहले एक डॉक्यूमेंट्री में लिखा था उनके मैनेजर्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पेडोफिलिया के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। उनकी मौत को फाइट कहा गया, लेकिन उनके फैंस इसे आज भी सैक्रिफाइस मानते हैं। ये बलि किसी मंदिर या गुफा में नहीं होती, ये बलि होती है पूरी दुनिया के सामने ओवरडोजेस से आत्महत्या के नाम पर। इल्यूमिनाती का तरीका बिल्कुल क्लियर है। वो किसी भी आर्टिस्ट को इतना अकेला और इतना एडिक्ट बना देते हैं, इतना नशाखोर बना देते हैं कि उसकी मौत दुनिया को एक हादसा लगने लगती है। आप किसी भी आर्टिस्ट की जो मौत 27 या उसके बाद जो हुई हो, जो इल्यूमिनाती से रिलेटेड है, आप देख लीजिए, सबको एडिक्ट या की वजह से मौत हुई है, यही बताया जाएगा। लेकिन असली सच ये है कि इन सितारों को अपनी चमक के बदले अपनी जान देनी पड़ती है। वो आसमान के सितारे नहीं थे, वो इल्यूमिनाती के बर्निंग लैंप्स थे, जिन्हें तब तक जलाया गया जब तक उनका खेल खत्म नहीं हो गया, और फिर उन्हें बुझा दिया गया ताकि नया दिया जलाया जा सके। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि आखिरकार ये सब चला कौन रहा है। क्या इल्यूमिनाती हॉलीवुड है? नहीं। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री तो एक सिर्फ PR डिपार्टमेंट है। पार्ट 2 मनी और पार्ट 4 AI को याद कीजिए। दुनिया के सारे बड़े नेटवर्क्स, न्यूज़ चैनल्स और म्यूजिक लेबल्स सिर्फ कुछ बड़ी मेगा कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में हैं। वो आपको इस हॉलीवुड के इल्यूजन में फंसा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जस्टिन बीबर की बीमारी या टेलर स्विफ्ट के पिरामिड सिंबल पर बहस करते रहें, ताकि आप उन असली फैसलों पर सवाल ना उठा पाएं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपकी प्राइवेसी छीनना, डिजिटल करेंसी का आना और AI का इंसानों पर कब्जा करना। हाँ, अब जब आप अगली बार कोई म्यूजिक वीडियो देखें जहां इल्यूमिनाती का कोई सिंबल दिखाया जा रहा हो, तो डरे नहीं, बल्कि समझ जाएं कि वो आपका दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप देखते हैं चीजें कहीं उससे भी बहुत ज्यादा है। अपनी सोल की हिफाजत कीजिए। आपका अटेंशन आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसे सोच समझकर खर्च कीजिए। उन गानों और फिल्मों को अपना दिमाग मत दीजिए जो आपके अंदर डार्कनेस या भरते हैं। जिस दिन आप इस एंटरटेनमेंट के इल्यूजन से जाग जाएंगे, उस दिन उनके सारे सबलिमिनल मैसेजेस फेल हो जाएंगे। आज इस एपिसोड में हमने जो कुछ भी देखा, हमने जो कुछ भी सुना, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि वो एक वार्निंग है। ये इल्यूमिनाती सीरीज के 5 पार्ट्स बनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद था आपको उस नींद से जगाना जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, जिसे ये सिस्टम एंटरटेनमेंट कहता है। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा कभी उन म्यूजिक वीडियोस को उस ही नजर से देख पाएंगे जिस नजर से आप पहले देखते थे? क्या आपको भी अब लगेगा कि आपका फेवरेट स्टार सच में आजाद है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुँचानी चाहिए, ये जानकारी ऐसी है जो आपके अंदर कुछ सेफ्टी के फीचर्स ला सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, अंधकार तभी तक राज करता है जब तक हम रोशनी फैलाने से डरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रियल्म की ये पड़ताल अभी यहीं खत्म नहीं होगी। अभी मैं इसमें और ऐसे एपिसोड्स, ऐसी बातें लाने वाली हूँ जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होता है। हम यहाँ बैठे हैं, हम इस दुनिया में बैठे हैं और बाहर किस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे। मैं हूँ दीपिका, जागते रहिए क्योंकि मैट्रिक्स की नज़र आप पर है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, इफ़ यू कैन स्टिल स्लिप।